बच्चों, जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने कल जीवों के विशेष लक्षण को हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने जीवों के वर्गीकरण को समझा, जीव जगत किस प्रकार से, कुछ वैज्ञानिकों ने जंतुओं को, पादपों को किस प्रकार से बांटा है आज, और उसी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें जान ली थी। आज हम लोग शुरू करेंगे कोशिका विज्ञान, जहां से एक क्वेश्चन 100% आपका आता है और क्या आएगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यह जानना जरूरी है, एक क्वेश्चन से लेके 3 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से आएगा, इसीलिए बहुत ध्यान से समझना। जीव विज्ञान की शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। हम जो भी पीछे पढ़ रहे थे वो एक आधार तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब जो हम शुरू करेंगे वो आपको जीव के उत्पत्ति के कारक से हम आज प्रारंभ करेंगे। तो वही है आज का टॉपिक, कोशिका विज्ञान। क्या है बेटा? कोशिका विज्ञान, सेल साइंस, ठीक है ना। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है बेटा, आइए कोशिका विज्ञान में हम लोग सबसे पहले कोशिका जीवधारियों की जैविक क्रिया की रचनात्मक एवं मौलिक इकाई है, मतलब उसकी प्राथमिकता है। क्या है? कोई भी काम, अगर कोई भी जैविक क्रिया हो रहा है जीवधारी के द्वारा, जैविक क्रिया मतलब चल रहा है, बढ़ रहा है, कुछ भी उसका विकास हो रहा है, ये सारी जैविक क्रिया है। खेल रहे हो उसमें भी तुम्हारी जैविक क्रियाएं हो रही हैं, तुम्हें एनर्जी मिल रही है तभी तुम खेल रहे हो। वो सब कौन करता है? वह कौन करता है? कोशिका। कौन करता है? कोशिका। कोशिका क्या है? तो जो एक विशिष्ट कोशिका द्वारा होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि मनुष्य या जीव के समस्त जैविक क्रिया की रचनात्मक मौलिक इकाई क्या है? रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या है? सेल। क्या है? सेल। कोशिका के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है, ठीक है। जो एक विशिष्ट पारगम्य कला मेम्ब्रेन्स के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है। हमारा शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। अब हम आगे जानेंगे कि यह कोशिका जो है बहुत अलग अलग तरीकों की होती है। पादप में तुम्हें ऐसे मिल जाएगी, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पादप में आपको ऐसे मिल जाएगी और जंतु में ऐसे मिल जाएगी। तो ये क्या है? एक कोशिका, एक पारगम्य कला से, इसके अंदर कोशिका है पूरा, ये पूरा कोशिका है। अब ये हजारों कोशिकाएं ऐसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये पूरी संरचना उसी से तैयार की गई है। बताया था कल कि एक हाथ रखेंगे वहां पर हजारों कोशिकाएं, बहुत सूक्ष्म है ये, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इनको देखा जाता है। जैसे आपको प्याज की कोशिका दिखानी होती है तो सूक्ष्मदर्शी आते हैं, तो उस पर रख के आपको लेंस लगाया जाता है, 10 पॉइंट वो क्रॉस होता है कि उसको 10 गुना बड़ा दिखाएगा, तो उसमें आपको एक झिल्ली दिखा दी जाती है। लेकिन अब उसके अंदर केंद्रक है, अब केंद्रक के अंदर भी जाना है। ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया। डॉक्टर्स ने देखा, इंजीनियर्स ने देखा, और बीमारी को सॉल्व करने के लिए, मनुष्य के जीवन की सुरक्षा के लिए उन लोगों ने विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई, ठीक है। तो ऐसे देखा जाता है। तो ये क्या है? कोशिका पारगम्य कला से घिरी हुई है और इसमें स्वजनन की क्षमता है, मतलब ये रिप्रोडक्शन का इनमें क्वालिटी है। ये खुद जन्म लेते हैं, खुद अपने आप को क्या करेंगे? 1 है 2 बना लिया, 2 है 4 बना लिया, 4 है 6 बना लिया। जैसे जाइगोट देखा था, कोशिका विभाजन उसमें होता है। क्या होता है? जैसे कल देखा था कि आया एक युग्मनज बना, अब इसमें कोशिका विभाजन चालू हो जाएगा। 1 से अब 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, क्या बनेगा? 4 बनेगा, 8 बनेगा, 2 8 ऐसे बनता रहता है, ठीक है। ये कोशिका क्या इसी बात से है, ये स्वजनन की इसमें क्या है? क्षमता होती है। कोशिका अपने आप को उत्पन्न कर लेते हैं। आइए कोशिका के बारे में जानते हैं। सेल वास्तव में इसका खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने कार्क के बोतल, कार्क होती है लकड़ी की, कार्क, ठीक है ना, कभी देखो शीशी कार्क से बंद होती है, तो कार्क के बोतल के कार्क पर देखा तो उन्होंने पाया कि एक मधुमक्खी के छाते की संरचना दिखी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, कि मधुमक्खी के छाते की तरह, मधुमक्खी का छाता ऐसे ही होता है, तो मधुमक्खी के छाते जैसी एक संरचना दिखी, जिसे उन्होंने सेल नाम दिया। क्या नाम दिया? सेल नाम दिया, और बताया कि यह जीवन की जैविक क्रियाओं की क्या है? कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर, ये पूरी सृष्टि इसी से बनी है।
कोशिका पौधों में भी है और संसार के प्रत्येक सजीवों में कोशिकाएं हैं। ठीक है, कोशिका के बारे में और जान लीजिए, यह 0.5 माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन, ठीक है, 10⁻⁻⁶ एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10, फर्मी होता है 10⁻⁻15, ये बताया था, 10⁻⁻6, 10⁻�9, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे जब भूगोल, जब अभी भौतिक शास्त्र आएंगे तब उसमें हम बताएंगे, ये पूछता है आपसे। तो माइक्रोन से लेकर 20 माइक्रोन तक है, मतलब 0.5 माइक्रोन और 0 बढ़ा दो, 0.00000, ठीक है। इसका पीएच मान जो होता है वो देखा गया है। देखो शरीर में ऐसा नहीं है कि केवल एक ही तरह की कोशिका है, शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिका है, ठीक है। यहाँ की कोशिका अलग होगी, यहाँ की कोशिका अलग होगी, यहाँ की कोशिका अलग होगी, कहीं की कोशिका बहुत मजबूत होगी तो कहीं की कोशिका बहुत ही सेंसिटिव होगी, ठीक है। तो विभिन्न तरह की कोशिकाएं बनी है जिनका पीएच है 5.2 से लेके 8.5 तक। सामान्यतः पीएच को माना जाता है कि हमारे कोशिका का पीएच क्या होता है, 7। अब ये कुछ बातें जो प्रश्न आता है ये जान लीजिए। सबसे छोटी कोशिका इस संसार में कौन है, तो माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकम। ये आपसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन क्या पूछेगा वो बता रहे हैं। सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, कोशिका मतलब एक ही होता है, कोशिका मतलब सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना, ये आएगा किसका अंडा, अरे 170 मिलीमीटर होती है उसकी साइज, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो उसकी जो कोशिकाएं हैं वो सबसे बड़ी हैं। ये 3 बातों बता दिया। तंत्रिका भी पूछ सकता है और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा ये पूछेगा। आइए अब आते हैं हम कोशिका सिद्धांत पे। तो कोशिका सिद्धांत सभी जीवों में एक या एक से अधिक सभी जीवों का जो शरीर है, चाहे वो पादप हो, सभी जीव या पादप उनका शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है और यह कोशिका एक विशेष प्रकार के जीव द्रव्य से बनी हुई है। जीव द्रव्य जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये बस आप जानते रहिए, बस इसमें से आएगा नहीं, जो आएगा उसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। लेकिन जब तक ये नहीं जानोगे तब तक समझोगे क्या। तुम्हारे सामने हम ला दे, लिख दे कोशिका, लिखो बेटा। कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। लो यही आएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं, लाइसोसोम्स को मृतगृह कहते हैं। बस लो, नोट कर लो, हो गया, ठीक। निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। यही 2-4 क्वेश्चन वो पूछेगा, शुतुरमुर्ग का अंडा पूछ देगा। लेकिन केवल इतने से क्या होगा, पढ़ रहे हो, परीक्षा केवल देने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, एक समझ विकसित किया जा रहा है कि जानो कि कोशिका होती क्या है। तो आप ये जाने कि हमारा समस्त शरीर किससे बना हुआ है, अनंत कोशिकाओं से बना है। और मैं तुम्हें एक छोटी सी कोशिका निकाल के बता रहा हूं, एक छोटी सी कोशिका जिसे हम देख नहीं सकते, उसमें क्या क्या होता है ये बता रहे। ये कोशिका किससे बना है, जीव द्रव्य है, किससे है, एक तरह का यह लिक्विड है, इससे बना हुआ है, देखा गया है। सभी जीवों में एक या अनंत कोशिकाएं हैं और ये जो कोशिकाएं हैं उसको समझा जा सकता है। कोई ऐसे भी जीव हैं जो एक कोशिकी है, क्या है बेटा, एक कोशिकी। पढ़ा था। कई ऐसे भी जीव हैं जिसमें कोशिका रहित होता है, उसमें कोशिका, जो कोशिका रहित है ना, मोनरो केंद्रक विकसित थे क्या उसमें, नहीं, यही ना पढ़ाए थे। मोनेरो केंद्रक विहीन प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब विकसित नहीं होता है उतना, केंद्रक तो होता ही नहीं है। यह क्या है, कोशा द्रव्य से पृथक रहता है, ठीक है, ये हम बताए थे। लेकिन हम इसमें जानते हैं, हम कोशिका की बात कर रहे हैं। देखो उसमें मोनेरो को नहीं बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं है, कोशिका पूरी तरीके से विकसित नहीं है। लेकिन इसकी बात हम कर रहे हैं कि जो कोशिका है अगर विकसित है तो क्या है, एक कोशिकी जीव होगा। क्या होगा, तो एक कोशिकी जीव में हमने कल बता दिया था, अमीबा पैरामीशियम बताया था, एक कोशिकी जीव। अब एक और उदाहरण, ईस्ट खमीर, इसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, ईस्ट खमीर, ठीक। द्विकोशिका बताए थे जब हम आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे। शैवाल और डाइटम्स ने इस धरती पर ऑक्सीजन लाया है, पढ़ाए थे। तो डाइटम्स माने 2 एटम, डाइटम्स मतलब कोशिका के 2 परमाणु हैं। यहां पर देखो डाई एटम इसको बोला गया है, ठीक है।
और बहुकोशिका। तो कोशिका के शरीर जो भी बना हुआ है वह शरीर जो देखोगे तो कोई एक कोशिकी जीव होगा, कोई द्विकोशिकी जीव होगा और कोई बहुकोशिकी जीव होगा। आपसे एग्जांपल पूछा जाएगा तो एक कोशिका में सब अमीबा, पैरामीशियम, सब यूग्लिना, ईस्ट। द्विकोशिका का उदाहरण क्या है? डाइटम्स। और बहुकोशिका जैसे हम, पौधे, विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुएं बहुकोशिकीय हैं। अब आइए हम जानते हैं कोशिका का प्रकार। तो कोशिका हमारे जीव विज्ञान में जीवों को जो बांटा गया है उनको कोशिका के आधार पे, उनके शरीर में जो भी कोशिकाएं पाई जा रही हैं उन कोशिका के आधार पे इनको दो रूपों में बांटा गया है। उस कोशिका में बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, उस कोशिका के विशेष लक्षण होंगे, विशेष प्रकार का उनका नेचर होगा। इसी के वजह से उस कोशिका के आधार पे उनको दो तरीके से बांटा गया है। कौन से जीव? एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। कौन सा? आपसे नहीं पूछेगा लेकिन एक बस जान लीजिए, कोई जीव ऐसा है जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम दे दिया गया है। और अगला जीव क्या है? अगला ऐसा जीव होंगे जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका होगा। एक अंतर जान लीजिएगा, आपसे न पूछे। 70 प्रकार के राइबोस क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। 70S टाइप राइबोसोम्स किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80 राइबोसोम प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका में। ये आप जान लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका अभी हमने बता दिया था, कुछ ऐसे होंगे जिसमें कोशिका पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है, बस वो आनुवांशिक वाहकों के लिए वो बस तैयार हैं, लेकिन उसमें केंद्रक, कोशिका भित्ति, ये सारी चीजें विकसित नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका आध होती है, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होती है। तो पूर्ण विकसित नहीं, यानी ये नहीं है लगभग, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव ऐसे हैं जिसमें कोशिका पूरी तरीके से विकसित नहीं है। तो और कोशिका नहीं विकसित है तो केंद्रक भी नहीं है, कोशा कला भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन्स भी नहीं है उसमें। आगे आते जाएंगे क्या होता है सब बताएंगे, केंद्रक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स क्या होता है, ठीक है। अभी कोशिका हम पढ़ रहे हैं। तो कोशिका विकसित नहीं है, केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, कोशाकला नहीं है। इसके उदाहरण क्या है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी और जीवाणु, विषाणु, ठीक है, ठीक है। इसके क्या है उदाहरण है? एक बार बहुत बड़ी परीक्षा में पूछा गया था, रिक्टेशिया क्या है? यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। अब आइए यूकैरियोटिक हमने बता दिया किस टाइप का रोबो, कितने टाइप, किस प्रकार का रोबोसोम्स पाया जाएगा? इस प्रकार का 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। इसमें कोशिका पूरी तरीके से विकसित होती है, कोशा द्रव्य होगा और केंद्रक होगा और क्या होगा? कोशाकला इसमें पूरी तरीके से काम करते हैं। और इनके उदाहरण क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ बाकी सभी शैवाल, है ना, बहुत तरह के शैवाल होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी तो पहला है शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिसे कहा जाता है। शैवालों में भी बहुत प्रकार के शैवाल हैं, आपसे नहीं पूछा जाता है, आपसे तो केवल ब्लू ग्रीन एल्गी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो उसको छोड़कर बाकी सभी शैवाल क्या हैं? यूकैरियोटिक हैं। और जंतु और पादप वनस्पतियों की जो कोशिकाएं हैं वह किस टाइप की कोशिकाएं हैं? अब देखो ये बहुत आसान है। अब बताओ, जब ये पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं है तो तुमने बता दिया कि जंतु में नहीं है, अभी पढ़ेंगे। तो ये भी तो पूछ सकता है कि ये बताइए कि जंतु कोशिका निम्न में से किस प्रकार की कोशिका है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, दोनों, कोई नहीं। आसानी ना है, पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़े रहोगे तो कठिन हो जाएगा सवाल। कोई कह रहा था, चलिए नोट कर लीजिए। तो हाँ, अब देखिए बेटा, हम लोग कोशिका में हम लोगों ने ये जान लिया कि कोशिका दो तरह से जीवों में है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। हम अब मुख्यतः यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानें। यूकैरियोटिक कोशिका में हम यह बताएं, अभी पिछले ही स्लाइड में हमने पढ़ाया कि जो कोशिकाएं हैं, कहीं एक कोशिकीय संरचना है, कहीं द्विकोशिकीय संरचना है, कहीं बहुकोशिकीय संरचना है। तो हम बहुकोशिकीय हैं। क्या है हम बेटा? बहुकोशिकीय हैं। जो पादप हैं वो भी बहुकोशिकीय हैं। अब उन कोशिकाओं में, जैसे तुम्हारे लिए नया है मानते हैं, लेकिन समझो, मान लो ये शरीर है ना। अब ये शरीर क्या है? शरीर के सारे अंग, विशेष सभी अंग, सभी जो भी ये चमड़ी दिख रही है, सब जहां भी ढक दो, ये सब अनंत कोशिकाओं को ऐसे जालीनुमा संरचना जैसे मधुमक्खी का छाता बना हुआ है, उसे हम नहीं देख सकते। तो उसमें से मान लो कि ये अनंत जो कोशिकाएं थी उसमें से एक कोशिका को हम निकाल दिए। क्या कर दिए? अब इसके बारे में स्टडी करते हैं।
नहीं तो पढ़ाकू लड़का ही क्या कि एक के बारे में स्टडी न करे। जैसे कोरोना आया था, पूरा डॉक्टर्स, सारे इंजीनियर्स, पूरे विश्व के डॉक्टर्स, इतना महान ज्ञान रखने वाले लोग, सभी लोग कोरोना वैक्सीन बनाने में लग गए। और देखो हमारे डॉक्टर्स की उपलब्धि, उन्होंने बना भी दिया। ठीक है, कैसे बना दिया? अगर उन्होंने विषाणुओं के बारे में नहीं पढ़ा होता, वायरस के बारे में नहीं जाना होता, आरएनए के बारे में नहीं जाना होता, जैसे क्या था उनके अंदर आरएनए था, अब उनको डीएनए में रूप में बदलना है, तोड़ना है, डीएनए का संश्लेषण करना है, ये सब चीजें अगर वो डॉक्टर्स नहीं जानते, ये चीजों का खोज नहीं हुआ होता, तो पूरी मानव जाति खत्म हो जाती। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बस कौन आया बचाने? ये डॉक्टर्स आए बचाने। भगवान कहीं से आते नहीं हैं, यही भगवान के रूप है। हम तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, वो डॉक्टर्स थोड़ी आके बता रहे हैं, हम पढ़ के। तो असली जो भगवान है वो किताब है। असली भगवान कौन है? किताब भगवान है बेटा, उससे लगाव करो, जिंदगी में कहीं झुकना नहीं पड़ेगा। आओ हम एक कोशिका को निकालते हैं। जैसे मधुमक्खी का छाता देखते हो, पिक्सल होता है ना, पेंटागन टाइप का होता है। अब षष्ठभुज छोड़ दो, षष्ठभुज होता है, पंचभुज नहीं होता है। अब उसको निकाल लो, क्या करो? एक को निकालो। जब एक को निकालोगे तो मान के चलो ये टीएलएम बनाया। आजा बेटा इधर आ जाओ। ये एक बच्चा इधर भी आ गया होता, इधर आजा बेटा, ये पकड़ लो, हम थोड़ा समझा दें। इसको ऐसे पकड़ लो, तुम थोड़ा सा उठा लो, इसमें आना चाहिए पूरा। हाँ पास में, थोड़ा सा और पास में आ जाओ। हाँ थोड़ा सा और इसमें आ जाओ, दिखना चाहिए। तुम लोग इसके पीछे खड़ी हो जाओ ना, ऐसे पीछे खड़ी हो जाओ। हाँ दिख रहा है? नहीं, साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ। हाँ ठीक, ऊपर करो। ठीक, देखो एक कोशिका को हमने निकाला, यह कोशिका है। कोशिका के भीतर केंद्रक है, और केंद्रक के चारों तरफ ये जो संरचना तुम देख रहे हो, इसे कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य, कोशा द्रव्य। ठीक है, कोशा द्रव्य। ये पूरी संरचना जो है वो जीव द्रव्य की है, जिसमें केंद्रक है और ये सब कोशा द्रव्य है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जानेंगे, उसमें से आपकी परीक्षा में पूछता है, उसमें से बस आपकी परीक्षा में छोटा सा पूछ देता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये छोटी छोटी चीजें पूछ देता है। लेकिन वास्तव में देखो, उतनी बड़ी चीज केवल इतने में रहती है। ये एक बात बता दे रहे हैं, केंद्रक तो है, लेकिन इसी कोशा द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया है। माता से बच्चे के अंदर अंडाणु आता तो है, एक्स क्रोमोसोम्स आता तो है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसकी माता की कोशिका में एक और चीज आता है, वो आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप माता से अधिक मैच करते हैं, आपकी माता जैसी हैं, आपका स्वभाव आपकी माता से ज्यादा मिलता है। कोई पूछ दे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता से तो कोशिका तो मिला ही है, उस कोशिका में पिता से केवल क्या आया है? केवल उसके एक्स या वाई आया है, ठीक है, क्रोमोसोम्स आया है, ठीक है ना। लेकिन माता से एक क्रोमोसोम भी आया है और साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या था? शुक्राणु और अंडाणु, एक तरह से क्या था? एक सेल ही तो था, ठीक है ना। तो याद रखना, माता से माइटोकॉन्ड्रिया आता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जब मां के गर्भ में शिशु हो तो मां को अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। मेरे बच्चों, एक बात ध्यान रखो, इस संसार में तुम पाओगे कि संसार में विशेष योग्यता रखने वाले जो भी लोग हैं, उनकी माता ने बहुत त्याग किया है। रोनाल्डो, जस्टिन बीबर, बहुत लोगों को उठा दो, विराट कोहली, जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों को उठा देना, देख लेना, पाओगे जस्टिन बीबर की माता पिता नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पिता मर गए। कैसे कठिन परिस्थितियों में इनकी माता ने बच्चे को जन्म दिया और उन्हें पाला पोसा। तो माता से यह शक्ति, और माता के अंदर यह हो गया है कि मुझे सब कुछ मैं ही करना है, कोई है नहीं। माता की वो शक्ति बच्चे में जाती है और बच्चा विशेष योग्यता के साथ जन्म लेता है। इसीलिए जब भी कोई मां बने तो उन्हें कहा जाता है मजबूत बनिए, ठीक है, क्योंकि आने वाली संतान जरूर मजबूत बनेगी। ठीक, तो ये आपकी कोशिका है। कोशिका के बाद हमने आपको केंद्रक को अलग किया है। केंद्रक में गुणसूत्र होता है, यहां पर अभी समझाएंगे। और यही गुणसूत्र से जब एक छोटा सा हिस्सा, गुणसूत्र का एक छोटा सा हिस्सा काट देंगे तो यही
डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? ये गुणसूत्र को जैसे अभी आपने अभी टीचर्स ने बनाया था, एक था झालर टाइप का, उसको खोलोगे तो बहुत बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, और उसको पैक कर दो तो छोटा हो जा रहा था। तो यही गुणसूत्र हमारी कोशिका में क्या है? बैठा हुआ है पैकेट्स में। जैसे ही इसको खोलेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसे डीएनए संरचना बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? डीएनए संरचना बोला जाता है। डीएनए को छोटा सा हिस्सा, इस डीएनए का छोटा सा हिस्सा जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है बेटा, तो हमारे डीएनए का छोटा सा हिस्सा जीन होता है। क्या होता है? जीन। जो हमारे आनुवांशिक के वाहक का जिम्मेदार होता है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तुम जैसे भी हो, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम्हारा जीन है। ऋतिक रोशन का गाना सुनोगे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा भी हूं, मैं ऐसा ही हूं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका जीन वैसा है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। कोशिका के अंदर क्या होगा? केंद्रक, और केंद्रक कोशाद्रव्य भी होगा। इसमें क्या होता है? पैकेट्स के रूप में क्या बैठे होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और गुणसूत्र केंद्रक, और केंद्रक के बाद क्या होगा? गुणसूत्र। गुणसूत्र को पैकेट्स में बैठे होता है। जब गुणसूत्र को खोलेंगे तो एक डीएनए की संरचना मिलती है, और उस डीएनए की छोटी सी संरचना को जब काटा जाएगा तो क्या होता है? जीन कहलाता है, जो सभी कारकों के लिए क्या होता है? अनुवांशिक कारक। जैसे बाल भूरे हैं, क्यों है? आंखें भूरी हैं, क्यों है? आंखें काली हैं, क्यों है? समझ आया? ये हो गया आपका कोशिकी संरचना। थोड़ा समझ लेते हैं। सभी कोशिका, जो भी जीव हैं, जो भी पादप हैं, जो भी कोशिकाएं बनी हैं, चाहे बहु कोशिका है तो उसमें भी विभिन्न प्रकार की कोशिका है। उसको खोल दीजिए। विभिन्न प्रकार की कोशिका है, एक ही तरह की कोशिका तो है नहीं। तो जो भी ये कोशिका होगी, चाहे कहीं भी मिले, उस कोशिका में, सभी कोशिकाओं में समानता क्या होगी? कुछ भिन्नताएं भी हैं, लेकिन कुछ समानता क्या हो समझिए। सभी कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। आपसे पूछता नहीं है, लेकिन याद रखिए, डीएनए और आरएनए। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आपसे पूछता नहीं है। तो सभी अनुवांशिक पदार्थ क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। मतलब सभी में ये होगा, सभी में ये होगा। अब आइए, जीवद्रव्य कला जो है कि रचना और कार्य समान होते हैं। ठीक है, जो भी जीवद्रव्य हम जानेंगे यहाँ पे, जीवद्रव्य अभी आते हैं, तो उनकी रचना और क्या होगी? कला, कार्य समान होगी। ठीक है, सभी कोशिकाओं में, सभी में आपसी श्वसन होता है। जो भी हम लोग पाएंगे कोशिका, वह कोशिका किस प्रकार से काम श्वसन करती है? आपसी श्वसन। हमने पढ़ा दिया है, दो तरह का श्वसन होता है, एक आक्षी और एक अनाक्षी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जलना आक्षी श्वसन कहलाता है। अब समझ में आया? जो ऑक्सीजन ले रहे थे, जो ऑक्सीजन जा रहा था शरीर में, वह कहां जा रहा था? ग्लूकोज को जलाने। ग्लूकोज को जलाना है तो खाना खाना है। वह कहां से जल रहा है? कोशिका से। कहां से जल रहा है बेटा? और ऑक्सीजन पहुंचा कौन रहा है? ब्लड। कौन पहुंचा रहा है? तो समझ में आया? सभी कोशिका में आक्षी श्वसन क्रिया होती है। यह प्रोटीन का संश्लेषण, अनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? और यही प्रोटीन का संश्लेषण बताता है कि सभी जीव क्या है? सभी जीवधारी जो हैं वो एकता की भावना रखते हैं। क्या रखते हैं? एकता की भावना। ठीक है, तो आइए अब हम इसी चीज को समझा दिया था। मान लो हमारी बॉडी है जिसमें कोशिका से बना है, यह कोशिका है, केंद्रक है, केंद्रक में गुणसूत्र है। गुणसूत्र को जब खोलेंगे तो डीएनए संरचना मिलेगी, और डीएनए की जब संरचना मिले तो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा क्या होता है? जीन होता है, जो सभी अनुवांशिक कारकों के लिए जिम्मेदार है। अब आइए आगे जानते हैं कि कोशिका का जो भाग है, कोशिका जो संरचना है, वो जो है उसके भाग क्या क्या है। जो भी यह कोशिका आपको दिखाई गई, उसमें क्या क्या पाया जाएगा। ठीक है, तो अब सब तो नहीं पढ़ना है, बस हम वो बता देंगे जो जो इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो कोशिका की संरचना कहिए या कोशिका का भाग कहिए, वह 3 प्रकार का होगा। कितना होगा? हमारी कोशिका में 3 चीजें पाई, 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक जीवद्रव्य होगा, दूसरा रिक्तिका होगा, और चौथा कोशिका भित्ति होगी, जो केवल और केवल याद रखना पादपों में पाई जाएगी। अब हम बताते हैं कि यह किस प्रकार से जंतु कोशिका और पादप कोशिका होता है। अनंत कोशिका से बना है। एक कोशिका को निकालते हैं, ये रहा टीएलएम। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है बेटा, यह है पादप कोशिका। क्या बेटा? पौधा है ना, पौधा है ना। तो पौधे को बहुत अगर काट के अगर देखा जाएगा तो पौधे की एक कोशिका की संरचना ऐसे मिलेगी। कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी। समझ में आया?
ऐसे मिलेगी। लेकिन अगर हमारी कोशिका देखी जाए, किसी जंतु की, कुत्ते की, कैसे भी की कोशिका देखी जाए तो इस प्रकार से मिलेगी। ठीक है, समानता तुम लोग वहां देख लिया, लेकिन कुछ असमानता देखो, अलग है ना, दोनों अलग अलग है। ये पादप कोशिका है और ये, आपको मान लीजिए आपको आ जाए पेपर में और ये बना के आ जाए कि ये बताइए कि कौन सा है, जंतु की कोशिका है। किसकी कोशिका है? अगर मान लो ऐसे फिगर बना दे, हम तो हो परीक्षा में ऐसे ही फिगर बना के दे दें, कहें बताइए निम्न में से यह किसकी कोशिका है? पादप की, जंतु की, दोनों की, किसी की नहीं। नजर मार लो, ऐसे होता है जंतु का कोशिका और पादप का ऐसे होता है, ऐसे निकला होता है। ठीक है, यही है कोशिका भित्ति। इसके भी 3 लेयर होते हैं। जब बड़ी कक्षा में जाओगे तो शायद कोई पढ़ा दे, अगर कहना तो हम कभी पढ़ा देंगे, लेकिन यह जानने जरूरत नहीं है। कोशिका भित्ति के भी 3 लेयर हैं। ठीक है, आइए हम ये समझ लेते हैं। देखो अब इसकी आंतरिक संरचना से, केंद्रक है। क्या है ये बेटा? केंद्रक है। ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है, हरित लवक होता है, रिक्तिका होता है, कोशिका द्रव्य, ये सबको क्या है? कोशिका द्रव्य। येलो अंतर्जालिका होता है, राइबोसोम होता है, केंद्रिका है, गाल्जिका है। गाल्जिका मतलब गाल्जी बॉडी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या होता है? कोशिका अपना विभाजन स्वयं करते हैं। जैसे दिखाया था युग्मनज का जब निर्माण हो रहा था जाइगोट का, फिर वो टूट रहे थे, तो कोशिका भी अपने अंदर विभाजन करती रहती है। तो ये है लाइसोसोम्स है, कोशिका झिल्ली है। एक चीज याद रखना कि कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती 100% क्वेश्चन आएगा। सेम यही चीज ये भी है। कोशिका द्रव्य है, पूरा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के अंदर ही सारी संरचनाएं हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारी चीजें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, ठीक है, अंतःजलिका है, गाल्जिका है, राइबोसोम है। बताया था किस टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा? 80 के 70, 80 लाइसोसोम्स है, कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली होती है। क्या होती है बेटा? इसमें भी कोशिका झिल्ली है। ठीक है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली यहां पर है, जो क्या है? एक अर्ध पारदर्शी है। क्या है? एक तरह से एक परागम्य झिल्ली है, जिससे प्रोटीन्स, एंजाइम्स क्या होंगे? अंदर और बाहर होते रहते हैं। समझ आया? मान लो कुछ खा रहे हो तो ताकत होनी चाहिए ना, तो किसको मिलेगा? तुम्हारे कोशिकाओं को तो मिलेगा। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। कैसे? तो जब झिल्ली होगा तभी तो आएगा। पौधों में कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बेटा? सेल्यूलोज। ठीक है, बहुत मजबूत होती है ये। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको, ये सारी संरचनाएं समझ में आ गई। एक विशेष अंतर क्या देखा है आपने कि कोशिका भित्ति इसमें है और कोशिका भित्ति इसमें नहीं है। बाकी केंद्रक भी है, राइबोसोम भी है, लाइसोसोम है, कोशिका झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया है। यही माइटोकॉन्ड्रिया हमने बताया, जब एक कोशिका जाएगा तो 23 गुणसूत्र जाते हैं ना, केवल मां से 23 जाएगा, पिता से 23 आएगा। पिता से XY क्रोमोसोम और माता से XX क्रोमोसोम जाएगा। अब ये मिलके यही चीज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका विभाजन में, यही जाएंगे और फिर वो क्या करेंगे? एक बनाएंगे, या तो XX बना लेंगे या फिर XY बना। अगर XX बनाया तो बच्ची होगी और अगर XY बना दिया तो बच्चा पैदा होगा। ठीक है। तो लेकिन इसमें हमने बता दिया कि जब यह माता के कोशिका जाएगी तो माता केवल अपना कोशिका ही नहीं देगा, एक उसके साथ ही साथ केवल माइटोकॉन्ड्रिया भी देगा। याद रखिएगा, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, है ना। समझ में आ गया? माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। क्यों कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? क्योंकि बेटा कोई भी चीजें, जो भी हम प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इन सभी का ऑक्सीकरण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, समझ में आया? और जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा और एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी उत्पन्न होगी, और यही ऊर्जा तुम्हें काम करने में सक्षम बनाती है। समझ में आया? खाना खाए तो कौन काम किया उस पर? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आया? तो इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं। इसी में लाइसोसोम्स होता है। क्या होता है? लाइसोसोम्स होता है। इस प्रकार की संरचना होगी, यह एक प्रकार की गोलीनुमा संरचना होती है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? जो भी शरीर के बॉडी, जो भी चीजें होंगी वो जाके उसी में क्या हो जाएंगी? डेथ हो जाएंगी। और लाइसोसोम्स के लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सभी प्रकार की चीजों को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में, इसीलिए क्या कहा जाता है। और लाइसोसोम्स परत को भी खत्म कर देता है, और जब वो खुद चीजों को खत्म करता है तो सीधे सीधे वो क्या कर देता है? कोशिका झिल्ली, ये सारी चीजों को खत्म कर देता है और कोशिका का अंत हो जाता है।
इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका का आत्मघाती थैली है ये। क्या है बेटा? कोशिका को मार देता है। किसको मार देता है? कोशिका को ही। लेकिन वो मारता नहीं बेटा। अब कोशिका का मरना, अब तुम्हें कोई मारेगा क्या? तुम्हारा समय हो गया, जाना चाहिए तुम्हें। कोई दिक्कत है क्या? तो आप लोग समझ गए ये किसका कोशिका संरचना है और ये किसकी कोशिका संरचना है? जंतु का। क्या विशेष अंतर इसमें देखा? कोशिका भित्ति है और इसमें कोशिका भित्ति। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, ये बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग कि कोशिका के भीतर क्या क्या है, कोशिका का भाग या कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना हमने बता दी, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, उसकी संरचना बता दी। हमारे देखो, हमारी कोशिका के जो भाग हैं मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला जीव द्रव्य, रिक्तिका और कोशिका भित्ति, जो हमने दिखा दिया, जो किसमें केवल पाई जाएगी? पादप। अब आइए हम पहले बात करते हैं जीव द्रव्य की, प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं। यह एक प्रकार का क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जैसे ये क्या है? ये सारी चीजें जीव द्रव्य हैं। अब इसके अंदर सारी चीजें होंगी जो क्या काम करती हैं? ऊर्जा देने का काम करती है, मारने का काम करती है, बाकी सभी तरह की क्रियाएं करती हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी है। ठीक है, जीवन की भौतिक, सभी प्रकार की भौतिक आधारशिला है ये। क्या है ये? हमारा पूरा जीवन इसी पर टिका है। किस पर? जीव द्रव्य पर। यानी तुम्हारे शरीर में, जैसे पिज्जा खाए हो, पिज्जा को जब तोड़ोगे और जब खींचते हो तो देखते हो लसदार एकदम निकलता है, निकलता है। जेल देखे हो? जेल है, तो जेल भी देखोगे तो जेल को जब खींचोगे तो एकदम लसदार निकलता है। और छोड़ो जेल, छोड़ो, छोटा बच्चा जब ठंडी में नाक बहाता है तो देखे हो, तो ऐसा समझ लो। उसी तरह का ये क्या है? अर्ध तरल। क्या है ये? अर्ध तरल पदार्थ है ये जीव द्रव्य। इसी में सारी चीजें हैं। वो कैसे दिखेंगी? इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, हम कैसे देख पाएंगे? जब हम ध्यान के चरमों बिंदु तक पहुंच जाएंगे। लोगों ने जो ध्यान किया यही देखा कि हमारे अंदर अनंत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। वो कोशिका के कहां पहुंच गए? हमारे शरीर के समस्त, तुम्हें टीवी में दिखाया जाएगा कि हवा आई, ब्लड में बह रही है, लेकिन नहीं बेटा, वहीं तक बस वो दिखा सकता है। अब उसके बाद तुम्हें ले जाएगा हवा, ध्यान में जब बैठोगे तब। अब उसके बाद वो हवा तुम्हारे ब्लड के साथ जाएगी, तुम देखोगे एक ट्रेन, और फिर ब्लड के साथ जाएगी और तुम्हारी कोशिका के साथ वो हवा जुड़ेगी और कोशिका के अंदर तुम पाओगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो हवा लेगी और तुम्हारे शरीर में जो भी पोषक तत्व तुमने दिया, उसको भोजन दिया, उस पोषक तत्व को क्या करेगी? उससे टकराएगी और विशाल ऊर्जा उत्पन्न होगी और तुम पाओगे कि अहम ब्रह्मास्मि। क्या पाओगे? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, समस्त ऊर्जाओं का केंद्र मेरे अंदर ही है, मैं बाहर किसे ढूंढ रहा हूं। समझ आया? तो जिस दिन इस कोशिका के साथ तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा, समझ लेना तुम उस बिंदु तक पहुंच गए जहां से लौटने की आवश्यकता नहीं है, और इसी जीवन में तुम उस परम आनंद की प्राप्ति कर लोगे, जिस आनंद की प्राप्ति करने के बाद इस जीवन में किसी प्रकार के आनंद की आवश्यकता नहीं है। समझ आया? तो ध्यान में बैठो और ध्यान में बैठने के बाद अपने कोशिकाओं के भीतर घुसो। जो एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, उसे मन की आंखों से भी देखा जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण जब गीता का ज्ञान देते देते कृष्ण को एकदम, अर्जुन को बिल्कुल नतमस्तक कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं तो महापापी हूं, लेकिन हे प्रभु आप चाहें तो मैं तो सबसे बड़ा दयावान हूं, आपने मेरे ऊपर दया किया है। हे प्रभु, सब कुछ तो मेरा आपने वो कर दिया, हर एक चीज मेरे अंदर, अहंकार, क्रोध, हर एक तरह की माया को नष्ट कर दिया। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। अब मुझे, ध्यान से समझना, ये समझने वाली बात है। कब समझोगे? जब ये पढ़ोगे। कृष्ण से कहा कि प्रभु सब कुछ तो मेरा है, आपने ले लिया, लेकिन एक इच्छा और अब रह जाती है, मैं आपके उस दिव्य रूप को देखना चाहता हूं, जिस दिव्य रूप के दर्शन आपने अपने बातों में कराई है। अब यहां से पकड़ना तुम। यहां से कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे इस दिव्य रूप को अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होगी। कैसी? और वो दिव्य दृष्टि मेरे बच्चों सबके अंदर है। वो कहां रहती है? मन के भीतर। कहां है? मन के भीतर है मेरे बच्चे। और उस दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार होने के लिए तुम्हें ध्यान की अनंत गहराई में उतरना पड़ेगा। जब ध्यान की अनंत गहराई में तुम उतरोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास भी एक त्रिनेत्र है, तीसरी आंख है, जहां से यह समस्त सृष्टि प्रकाशमान है।
यह समस्त सृष्टि को तुम देख रहे हो, उस दिव्य नेत्र से ही प्रकाश निकल रहा है। फिर कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किया। दिव्य नेत्र दिया नहीं जी, कहा कि अब जाओ, लो ध्यान की उस चरम बिंदु तक चले जाओ। बेहोश कर दिया उसको। जैसे तुम सपने में बेहोश हो जाते हो और पाते हो कि मैं उड़ रहा हूं, अगर तुम सपने में उड़ सकते हो तो वाकई में क्यों नहीं? होता है, क्या होता है, जाना पड़ेगा। अब तुम कहोगे कि ये ज्ञानी बाबा पंडित बन रहा है, ये पैंट शर्ट पहन के मूंछ दाढ़ी बना के। अरे बाबा होता तो पूरा पगड़ी उगड़ी बड़ा बड़ा बाल होता, ऐसा बात कर रहा है। ये कुछ नहीं होता है, अनुभव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ध्यान में बैठो, ध्यान में बैठ के अपने उस परम नेत्र की तलाश करो बेटा। और जिस दिन उस परम नेत्र को तुम तलाश कर पाओगे, परम नेत्र तभी उठ सकता है जब तुम अपने समस्त इंद्रियों के मोह को त्याग दोगे। जैसे भगवान शिव समस्त त्याग करके जब बैठे हुए हैं तो सृष्टि का संचालन डगमगा रहा था। फिर सृष्टि के सृजनकर्ता लोग पहुंच गए और उनके ऊपर बाण चला दिया कि अब तो उठ जाइए। और भगवान के जब आंखों की तरफ उन्होंने बाण जब अपना चीजें भेजा तो भगवान शंकर क्रोधित हो गए और तीसरी आंख से उस समय सब देख रहे थे, तीसरी आंख ही खोल दिए, भस्म हो गए लोग। ये कथाओं में दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तीसरी आंख कब खुल सकती है? जब दोनों आंखें बंद होंगी। दोनों आंखें बंद होंगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारी रसातल में घुस जाएंगी। अब उनका कोई मोह नहीं रह जाएगा, किसी का कनेक्शन नहीं रह जाएगा। हर एक चीज पर तुम्हारे हाइपोथैलेमस से नियंत्रण होगा। इंद्रिय है तो है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। बहुत सारे धर्मों में लोगों ने इंद्रियों को मिटाने की बात कही है। गीता में कहा गया है कि इंद्रियों के साथ चलो, दमन नहीं करो, उसका दमन करना पाप है। समझ आया? तो तुम ध्यान में बैठो, उस परम दिव्य दृष्टि को तलाश करो और उस परम दृश्य दिव्य दृष्टि का जिस दिन तलाश कर लोगे, तुम पाओगे तुम्हारे अंदर इस समस्त सृष्टि की ऊर्जा तो बहुत कम है। तुम्हारे भीतर क्षण क्षण में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक ऊर्जा, इतनी भयंकर ऊर्जा ये कोशिका में इतनी भयंकर ऊर्जा तुम्हारे अंदर है कि ये सूर्य भी तुम्हारे सामने फेल है। समझ आया? तो जाओ और ऐसा करो। अब ये नहीं कि जाकर बैठ गए, पढ़ाई भी करो। क्या करो? 1 घंटा बैठ गया, 1 घंटा जाकर उससे साक्षात्कार हो लिया, मिल लिया। अच्छा तुम ही हो तीसरा नेत्र, अच्छा ठीक है, मिल लिए, चलो अब हमारा काम है पढ़ाई करना। अब फिर कल बैठेंगे तो कल मुलाकात करेंगे, आपसे बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है? समझ आया? तो हमारे अंदर ये अनंत ऊर्जा है। और कौन कर रहा है? कोशिका। और कोशिका तो अनंत है, यानी कि अनंत ऊर्जा हमारे अंदर है। समझ आया? और तुम उस ऊर्जा को क्या कर रहे हो? खेल कूद के बिता रहे हो। और तुम ऊर्जा को पहचान ही नहीं रहे हो, तुम तो सोने में बिता रहे हो। अपनी जिंदगी का 24 घंटा होता है और जिंदगी 100 साल की है तो 24 घंटा एक दिन होता है। 100 साल की जिंदगी है तो 12 घंटा सो के बिता रहे हो, यानी कि 100 साल की जिंदगी में 50 साल तुम सो रहे हो। अब 12 घंटे अगर जग रहे हो तो 12 घंटे में 6 घंटे तो खेल रहे हो, यानी कि 25 साल तुम खेल में बिता दिए। मटर गश्ती में 25 साल बचा और 25 साल में 1 घंटा 2 घंटा खाना में लगा दे रहे हो। तो 1-2 घंटा अगर 6 साल में 1-2 घंटा निकाल दे तो मान के चलो 12 घंटा तुम जिंदगी भर काम किए। 12 घंटा खाली 12 घंटा या 100 साल की जिंदगी मिली है, 12 घंटा काम कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारी जिंदगी 12 घंटे का परिणाम है। अभी तुम तो 12 घंटा नहीं, अभी 2 घंटा नहीं सही से काम किए हो। हम भी नहीं, हम तो 30 साल को हो गए। 100 साल का हम डिवीजन किए हैं। इंसान 12 ही साल खाली काम करता है और 12 साल में इतना पैसा कमाता है। सोचो अगर वो 50 साल काम कर, ऐसा काम करेगा 50 साल, मतलब 24 घंटा में 16 घंटा काम करो, 3 घंटा सो, 1 घंटा में नहाना धोना खाना पीना सब। समझ में आया बेटा? तो ये सब चीजें कब समझोगे? जब ये छोटी छोटी बातों को समझोगे। तुम कोशिका को समझ लिए, ठीक है बेटा? जीव द्रव्य है, ये क्या है? ये सभी प्रकार की भौतिक क्रिया की आधारशिला है। ये प्रश्न आता है, भौतिक जीवन की भौतिक आधारशिला कौन है? जीव द्रव्य है। कोशिका के भीतर एक पदार्थ है जो स्वच्छ है, रंगहीन है। स्वच्छ होता है ना, जेल स्वच्छ होता है, एकदम साफ पारदर्शी होता है, दिखता है यार पार, और अर्ध तरल है, अब चिपचिपा है, जैसे नकवस निकलता है तो चिपचिपा होता है। और इसका रासायनिक संगठन की अगर बात करें तो इसमें 30 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः ले लो ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, हाइड्रोजन 10% है और अन्य बाकी हैं। अब देख लो हमारा जो जीव द्रव्य बना है उसमें हमारा जीव द्रव्य है वह लगभग 60 से 80% जल है और बाकी क्या है?
बाकी आपका अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है बेटा? अकार्बनिक पदार्थ है। अब देखो जीव द्रव्य के भाग क्या क्या है, तो जीव द्रव्य जो होगा, ये विशेष संरचना है ना जीव द्रव्य, या जीव द्रव्य में दो चीजें होती हैं। एक मान लो ये है जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य ऐसे चीजें होगी, उसमें दो चीजें होंगी, कोशा द्रव्य और क्या होगा, कोशा मतलब कोशिका द्रव्य, कोशा द्रव्य होगा और केंद्रक होगा। अब इसके बाहर पूरा होगा, इसके बाहर भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कोशिका का निर्माण करती हैं। तो कोशा द्रव्य के दो भाग हैं, जीव द्रव्य के दो भाग हैं, कोशा द्रव्य और कल हम शुरू करेंगे रिक्तिका और बाकी सब चीजें जानेंगे। आप इतना जान लिए, अब इसमें भी और अभी पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो लेकिन आपको बता दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम्स, ठीक है, ये सब चीजें। थैंक